अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद स्कॉर्पियो। आज हम ENG 201 के लेक्चर नंबर 2 पे बात करेंगे, जिसका टॉपिक है ऑरल कम्युनिकेशन। लेक्चर आउटलाइन है टाइप्स ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ डिलीवरी, जिसमें आ जाता है एक्सटेम्पोर, इम्प्रॉम्प्टू, मेमोराइजेशन, रीडिंग। फिर उसके बाद है प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशंस, डिलीवरी गाइडलाइंस यूजिंग विजुअल एड्स। इम्पॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है जिससे उन्होंने बताया हुआ है कि कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अहमद एक मेट्रोलॉजी है जो कि धात वगैरह बनाता है और उसने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ऑटोमोबाइल्स इंजन पे कि जब ऑटोमोबाइल्स इंजन में पिस्टन्स लगाए जाते हैं तो वो टूट जाते हैं, लेकिन उसका ये एनालिसिस तब तक किसी काम का नहीं जब तक वो ये किसी ऐसे इंजीनियर को ना बताए जो पिस्टन्स को रीडिजाइन करता हो। यानी जब तक आप अपनी बात को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी एक वेल स्ट्रक्चर वे में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तब तक आपका किसी भी इंफॉर्मेशन का आपके पास होना कोई बड़ी बात नहीं हो। उसके बाद है जी ऑरल प्रेजेंटेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑरल कम्युनिकेशन क्या होती है। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ऑरल प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं। ऑरल प्रेजेंटेशंस कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये फॉर्मल भी हो सकती हैं और इनफॉर्मल भी हो सकती हैं। यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ी सी चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो अलग डिफरेंट कलर में मैंने इस कलर में हाईलाइट किया हुआ है, ये इसलिए किया हुआ है कि ये मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे थे क्विज़िज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने सोचा ड्यूरिंग लेक्चर थोड़ा याद नहीं रहता, कभी कुछ चीज़ भूल चूक हो जाती है तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। तो आप ऐसा करें, इसको नोट की कर लें, मतलब इसको या तो अच्छे से पढ़ लें, देख लें, या फिर इसको नोट डाउन कर लें ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। सो लेट्स स्टार्ट। Oral presentations can be formal and informal depending upon their explicit and implicit purposes and the delivery situation. Oral presentation formal भी होती है और informal भी होती है, और इसके वो डिपेंड कर रही होती है इस चीज़ पे कि आप उसको किस सिचुएशन में डिलीवर कर रहे हैं और कौन से मकसद के लिए शेयर कर रहे हैं। उसके बाद है an oral presentation can be almost any report type such as a design review, a proposal, a conference talk। कोई भी हो सकती है रिपोर्ट, कोई भी टाइप हो सकती है, डिजाइन रिव्यू भी हो सकता है, प्रपोजल भी हो सकता है और कॉन्फ्रेंस टॉक भी हो सकती है। उसके बाद है जी whatever the specific type, however an effective oral presentation is carefully planned with your objectives in mind and pays close attention to the demands of your audience। आपकी प्रेजेंटेशन तब तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक आप उसको केयरफुली डिजाइन नहीं करेंगे और अपने ऑडियंस की डिमांड्स को नहीं देखेंगे कि वो आपसे क्या चाह रहे हैं, उन पे आपको अटेंशन देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है रिटन डॉक्यूमेंट्स और ऑरल प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस बताया हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ। Publications permits potentially unlimited audience over time and place। और रिटन डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है जी, यहाँ पे ऑडियंस भी अनलिमिटेड होती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी आप इसको लिख के नेक्स्ट भेज देते हैं तो आपकी जो पब्लिक होती है तो ऑडियंस होती है वो इसको किसी भी टाइम पढ़ सकती है और बहुत ज़्यादा ऑडियंस भी पढ़ सकती है। यानी ये आगे फॉरवर्ड होती जाती है और बहुत ज़्यादा ऑडियंस इसको पढ़ सकती है। लेकिन ऑरल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, ऑडियंस जनरली लिमिट टू टाइम एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी। इसमें टाइम भी बहुत कम होता है और ऑडियंस जाहिर है जो बैठी होगी सुनने वाली होगी वही सुनेंगे, उसके अलावा जो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा उस मीटिंग में या उस कॉन्फ्रेंस में, उसके अलावा उसे कोई नहीं सुन सकता, इवन दैट कि आपने वो रिकॉर्ड ना की हो। नो डायरेक्ट ऑडियंस इंटरेक्शन, इसमें ऑडियंस से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होता है हाई इंटरेक्शन होती है। आप फेस टू फेस ऑडियंस से आई कांटेक्ट करके बात कर रहे होते हैं तो इसमें इंटरेक्शन हाई होती है, इसमें इंटरेक्शन नहीं होती। इसमें डिफाइंड आर्गुमेंटिव स्ट्रक्चर सिंपल, हाँ इसमें क्या होता है आर्गुमेंटिव, आपको आर्गुमेंट्स देने पड़ते हैं, कुछ भी आप चीज़ बता रहे हैं तो उसके साथ आपको आर्गुमेंट देने पड़ते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप सिंपल मेन पॉइंट्स को
एलिब्रेट कर देते हैं और यही काफ़ी होता है। रिटन डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि आपको बहुत डिटेल में मैसेज लिखने की ज़रूरत हो तो आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऑरल प्रेजेंटेशन में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है। इसमें कोई ज़्यादा, क्योंकि टाइम कम होता है तो टाइम को देखते हुए फिर मेन पॉइंट्स और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे की जाती है। उसके बाद इसमें ये होता है कि आप टेक्स्ट पे फोकस कर रहे होते हैं कि आपने टेक्स्ट किस तरह का लिखना, लेकिन ऑरल प्रेजेंटेशन में आप विजुअल्स पे यानी जो दिखा रहे होते हैं आपको उस पे फोकस करना होता है। उसके बाद इसमें रीडर्स कंट्रोल पेस ऑफ प्रेजेंटेशन, जो रिटन डॉक्यूमेंट होती हैं उसमें जो पढ़ने वाला होता है वो मतलब अपनी स्पीड को जाहिर वो चाहे तो आराम से पढ़े चाहे तो स्पीडली पढ़े, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या मसला होता है ऑरल प्रेजेंटेशन में कि ऑरल प्रेजेंटेशन में स्पीकर को कंट्रोल करना पड़ता है कि वो कितनी स्पीड में वो अपनी प्रेजेंटेशन को मतलब एक्सप्लेन करेगा तो उसको वो सही रहेगा, यानी टाइम मैनेज हो जाएगा। उसके बाद है जी इफेक्टिव ऑरल कम्युनिकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, आपको अगर इफेक्टिव अपनी कम्युनिकेशन को, ऑरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए कुछ स्किल्स हैं जिनको आपको मद्देनजर रखना पड़ता है। आउटलाइनिंग एंड प्लानिंग, आपको प्लानिंग करनी चाहिए और आउटलाइन देनी चाहिए अपने प्रेजेंटेशन को, और प्रिपेयरिंग ओवरहेड्स और अदर मीडिया, आपको विजुअल एड्स वगैरह यूज करनी चाहिए, रिहर्सिंग करनी चाहिए, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसको प्रेजेंटेशन को देने से पहले रिहर्सिंग करनी चाहिए। डिलीवरी का मेथड आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए जी। नेक्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑरल रिपोर्ट्स। An oral report may be delivered around a small table with just a few listeners or in a large auditorium to hundreds of people. ये आप एक छोटे टेबल पे यानी कुछ लोगों को भी कर सकते हैं डिलीवर अपना मैसेज, और बहुत ज़्यादा लोगों में भी कर सकते हैं यानी हंड्रेड्स ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। फॉर्मल ऑरल रिपोर्ट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस, आपको इनको फॉर्मल रिपोर्ट जो होती हैं इनको पहले से प्लान करना पड़ता है। ऑफ प्रेजेंटेशन एंड आर देयर फॉर वेल रिहर्स्ड, इनको पहले से आपको रिहर्स करना पड़ता है, पहले से प्लान करना पड़ता है। पहले जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं जो स्किल्स वो उन्होंने थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। योर मैनर ऑफ डिलीवरी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन अ फॉर्मल ऑरल रिपोर्ट सिचुएशन, आपका मैनर बहुत इसमें मैटर कर रहा होता है कि आप किस मैनर में, मतलब एक अच्छे मैनर में। इनफॉर्मल ऑरल रिपोर्ट है, इनफॉर्मल में क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल का ये होता है। फॉर्मल में ये होता है कि आपको फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल वर्क में जिस तरह से काम करना पड़ता है, लाइक आप अपने किसी बिजनेस में हैं, वहाँ पे आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ रहा है, तो जाहिर है आप जो कोलीग्स हैं या फिर वहाँ पे जो कोवर्कर्स हैं या जो भी ऑडियंस है आपकी, आप उनको ऐसा तो नहीं बता सकते कि यार ये नई चीज़ आई है, ये बड़ी अच्छी है, ये इसके ये फीचर हैं, यार ऐसे नहीं ऐसे। आपको एक फॉर्मल मतलब वे सिलेक्ट करना पड़ता है। आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं, आप कोई प्रपोजल तैयार कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं एक फॉर्मल वे, यानी जिसमें मैनर्स हों, एक आपने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। और इनफॉर्मल क्या होता है, जैसे आप जिसमें आपको कोई मतलब मसला नहीं होता कि आपने किसी को कैसे बताना है कैसे नहीं, आप उसमें फ्रैंकली सबसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि आप उस सब में ये बता के ये फलां चीज़ आई है तो ऐसी है, इसको ऐसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ ठीक है ना। Informal oral reports are generally characterized by small group setting with a high degree of audience interaction and a relaxed manner of delivery and dress. आप इसमें बहुत रिलैक्स मैनर में बात कर सकते हैं, बहुत स्मॉल ग्रुप में भी कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि विद हाई डिग्री ऑफ ऑडियंस इंटरेक्शन, आप जब इनफॉर्मली होते हैं तो ऑडियंस से आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, अदर देन कि आप फॉर्मल हों तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होती कि मतलब आप इतना फ्रैंकली किसी को अंडरस्टैंड नहीं करवा सकते जितना आप इनफॉर्मल में करवा सकते हैं। तो कह रहा है कि रिलैक्स मैनर ऑफ डिलीवरी एंड ड्रेस ठीक हो गया। इनफॉर्मल ऑरल प्रेजेंटेशन कैन फोस्टर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इसमें ये भी होता है कि आप अपने आइडियाज को ज़्यादा तेज़ी से किसी के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है जी oral presentations in a professional environment generally fall into two categories, ये भी याद रखिएगा कि oral presentation की कितनी कैटेगरीज होती हैं, किस जगह पे, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में कितनी कैटेगरीज होती हैं, दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग और दूसरी होती है परस्यूसिव स्पीकिंग।
इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग में क्या होता है जी, पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग हैज ऑडियंस लर्निंग एज इट्स प्राइमरी गोल। वो इसको बस प्राइमरी गोल के लिए जो है ना लर्न कर रहे होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि लोगों को उसके बारे में पता चले, तो आप उसके लिए एक मीटिंग वो कर लेते हैं या कोई इस तरह से कोई रख लेते हैं कि आपके जितने भी कोई क्या कहते हैं उसे सेमिनार रख लेते हैं कि वहाँ पे लोग बाहर से भी आए, आप उनको बताएं कि ये हमने न्यू जो है प्रोडक्ट लॉन्च किया और इसमें ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं, ऐसे वैसे। तो ये आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग। इसमें आप जिस स्पीकिंग में आप इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो उसे कहते हैं इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग। एंड इंफॉर्मेटिव स्पीच में एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट, इंस्ट्रक्ट एन ऑडियंस, डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोसेस, ठीक है, वही ना, और डिस्क्राइब एन इवेंट। आप किसी इवेंट को भी डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, किसी उसको प्रोसेस को भी डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, और किसी कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इन अ प्रोफेशनल सेटिंग द इंफॉर्मेटिव स्पीच में टेक मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। बहुत सी डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं जी। इंडिविजुअल और ग्रुप रिपोर्ट भी हो सकती है, और ब्रीफिंग भी हो सकती है, यानी ग्रुप में भी हो सकते हैं और अकेले भी इसको रिपोर्ट किया जा सकता है। ऑरल ब्रीफिंग यानी आप बोल के इसको ब्रीफ कर सकते हैं। पैनल डिस्कशन, इसमें डिस्कशन भी हो सकती है। ऑरल क्रिटिक्यू, इसमें यानी कि तनकीद वगैरह भी हो सकती है। उसके बाद है जी परस्यूसिव स्पीकिंग। परस्यूसिव का मतलब क्या होता है, इसमें होता है कि आप किसी को मोटिवेट कर रहे होते हैं, परस्यूज कर रहे होते हैं किसी काम करने के लिए, कोई काम करने के लिए, किसी को मुतासिर करना, इस तरह से, यानी असरअंदाज होना किसी की चीज। परस्यूसिव स्पीकिंग इज यूज्ड टू इन्फ्लुएंस व्हाट एन ऑडियंस थिंक्स और डज, यानी आपकी ऑडियंस सोचती क्या है और करती क्या है, आपको इसको उसके लिए मुतासिर करना है। लाइक देखिए, पहले मैंने कहा ना कि प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। जब हमने इंफॉर्मेशन दी तो फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए एड्स तैयार करते हैं ताकि लोग देखें और लोग इस काम को, यानी उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एक्ट लें। तो इसको हम क्या कहते हैं, परस्यूसिव स्पीकिंग। कि आप फॉर एग्जांपल कोई ऐड बना देते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसमें कोई आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा होता है, आप कोई सेलिब्रिटी की कमर्शियल वगैरह बना देते हैं, इस तरह से वो फिर क्या होता है कि परस्यूसिव में आप किसी को कन्विंस कर रहे होते हैं कि वो ये काम करें। सम ऑफ द गोल्स ऑफ परस्यूसिव स्पीकिंग इंक्लूड, इसमें ये गोल्स होते हैं जी, आप किसी का एटीट्यूड चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, अपनी ऑडियंस का। और उसके बाद है चेंज एटीट्यूड, आप एटीट्यूड चेंज करता है आपका, और फिर मोटिवेट एन ऑडियंस टू एक्ट, कि ऑडियंस को मोटिवेट करता है कि वो ये एक्ट ले। फिर इसके बाद है जी डिलीवरी मेथड्स। दीज आर एटलीस्ट 4 मेथड फॉर मेकिंग एन ऑरल प्रेजेंटेशन। 4 तरीके होते हैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। एक्सटेम्पोर होती है, इम्प्रॉम्प्टू होती है, मेमोराइजेशन, रीडिंग, ठीक है। एक्सटेम्पोर क्या होती है, इन दिस मेथड ऑफ डिलीवरी थॉट इज प्लान्ड बिफोर स्टार्टिंग टू स्पीक आइदर इन अ फ्यू हरीड मिनट्स आर इन द कोर्स ऑफ लॉन्ग। देखें, इसमें क्या होता है कि आपने अपने मैसेज को प्लान करना होता है जल्दी जल्दी में, कुछ मिनट्स में। बस आपको अभी पता चला जी आपने प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप जल्दी जल्दी उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, तो उसको रेडी कर लेते हैं। इसमें यह हो गया, मैं आप कर सकता हूँ, बट द एग्जैक्ट वर्डिंग इज लेफ्ट टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। लेकिन फिर इसमें जल्दी जल्दी में, हड़बड़ी में ऐसा तो हो ही जाता है ना कि फिर आप जो एग्जैक्ट चीज बतानी होती है, जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देनी होती है, वो फिर आपकी मिस हो जाती है। उसके बाद आ जाए जी, इसमें जो रिक्वायरमेंट है, इट रिक्वायर्स द डिटेल्ड लाइंग ऑफ द प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। इसमें शुरू से लेके एंड तक अपनी प्रेजेंटेशन को लीड करना पड़ता है। डूइंग योर होमवर्क, आपको होमवर्क करना पड़ता है, यानी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर कहीं पे आपके नॉलेज में गैप है तो आपको वो फिल करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। Impromptu. The impromptu method is characterized by poor organization and incompleteness. यानी देखें, impromptu में क्या आता है, यहाँ पे तैयारी बिल्कुल भी नहीं होती, वहां पे तो होती है लेकिन हड़बड़ी में, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं तैयारी की जाती। बस अचानक से आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ गई, तो यहाँ पे एक तो ये होता है कि आप अपने मैसेज को कंप्लीट कन्वे भी नहीं कर सकते और इसका कोई अच्छा इफेक्ट भी नहीं होता। इट टेल्स द ऑडियंस दैट यू आर इनडिफरेंट अबाउट देम, और इसमें ऑडियंस को ये भी फील करवाया जा रहा होता है। जाहिर है इतनी पुअर वो होगी प्रेजेंटेशन, तो फिर उससे ऑडियंस को ज्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो उससे ये होता है कि आप अपनी ऑडियंस की बिल्कुल भी केयर नहीं करते। मेमोराइजेशन, द मेमोराइजेशन मेथड इज रिस्की। ये मेथड रिस्की होता है। जैसे कि मैंने अपनी मेमोराइजेशन के लिए ये हाईलाइट्स कर लिया था, मुझे पता था मुझे भूल जाता है,
याद नहीं रहता, इतने लॉन्ग लेक्चर्स होते हैं तो फिर कहीं पे भूल भी जाता है। तो मेमोराइजेशन में क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, तो आप कहीं पे अपनी जो है ना इंफॉर्मेशन का फ्लो खो देती हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको उसको एक अच्छा मेथड यूज करना पड़ता है, ठीक है। यू कैन लॉस योर प्लेस और लीव समथिंग आउट, ठीक है, कुछ छोड़ देते हैं या अपनी कंडीशन खो देते हैं। इन आप पैनिक या घबरा जाते हैं। यू माइट रिवर्ट टू इम्प्रॉम्प्टू मेथड, तो आप कौन से मेथड में चले जाते हैं? इम्प्रॉम्प्टू, वही जो पहले वाला था कि हम वहाँ पे जल्दी जल्दी में तैयारी करते हैं तो कुछ फिर हमसे रह जाता है, जो एग्जैक्ट वर्डिंग कहनी होती है वो हमसे छूट जाती है। रीडिंग है, द ड्रॉबैक ऑफ रीडिंग इज दैट व्हेन यू रीड योर स्पीच, आप जब तो इसका नुकसान ये होता है कि जब आप अपनी स्पीच रीड कर रहे होते हैं, यू आर कम्युनिकेटिंग विद द टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ द ऑडियंस। तो रीडिंग मतलब देख के पढ़ने का नुकसान ये होता है कि आप जब फिर टेक्स्ट रीड कर रहे होते हैं तो आपको बस आप इस तरह से लग रहा होता है कि जैसे आप कम्युनिकेट ऑडियंस से नहीं कर रहे, अपने टेक्स्ट से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ मेरी भी कंडीशन इस तरह से, लेकिन हमारे जो इंस्ट्रक्टर और व्यू वाले हैं वो कहते हैं कि हैंड आउट्स यूज करें और वीडियो लेक्चर देखें, तो इसलिए हमें हैंड आउट्स को फॉलो करना पड़ता है। सो दैट्स वाई हम तो हैंड आउट्स यूज करेंगे, हम तो देख के पढ़ेंगे। तो मैं आपको भी समझाने की कोशिश करूंगी। तो जी यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको ऊपर से देख के नहीं पढ़ना, रटा नहीं लगाना, मतलब खुद फिर इस तरह से ये होता है ना। रीडिंग अगर करें, यहाँ पे उसने बताया हुआ था कि अगर आप रीडिंग करते हैं ऊपर से मैन्युस्क्रिप्ट देख के पढ़ते हैं तो फिर आपके अपने जो ख्यालात होते हैं ना वो भी आपको कन्वे करने का मौका नहीं मिलता, तो इसका भी नुकसान होता है। उसके बाद है जी प्रिपरेशन फॉर द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपरेशन किस तरह से होनी चाहिए, उसके लिए उसने कुछ पैरामीटर्स बताए हुए हैं। तो वो है जी नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, आपको अपनी ऑडियंस का नॉलेज होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कैसी है, किस किस किस्म की है। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, जो आप बयान कर रहे हैं उसके बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यूज ऑफ टाइम, टाइम को अच्छे से आपने कंज्यूम करना है। रिहर्सल, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए उससे पहले। फिर पर्सनल अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग, और जरा सेट पेटे होके जाना पड़ता है, मतलब अच्छे लगना होता है। प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ विजुअल एड्स, ये क्या होता है कि इसमें आप विजुअल एड अगर यूज करते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव मतलब चीज होती है। विजुअल एड्स का क्या मतलब होता है, जिस तरह हम प्रोजेक्टर पे अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो प्रोजेक्टर पे अपनी स्लाइड्स ओपन कर लेते हैं और उनको यूज करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? विजुअल एड्स। इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, ये बहुत इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का एलिमेंट होता है अगर आप उसमें विजुअल एड्स यूज करें। उसके बाद है जी नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, उसने अब थोड़ा सा इसको डिटेल में बताया हुआ कि आपकी नॉलेज ऑडियंस किस तरह की है। वो मतलब आपको ना तो ज्यादा ऊंचा बोलना है और ना ही इस तरह से बोलना है कि आपकी ऑडियंस को समझ ना आए। हाउ मच डू दे ऑलरेडी नो अबाउट, और आपकी ये भी देखना है कि आपकी ऑडियंस को पहले से आप जो बता रहे हैं उसके बारे में क्या पता है। फिर उसके बारे में एज का भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे नहीं पता एग्जिस्ट कर रहा है, कोई गैप एग्जिस्ट कर रहा है, यानी आपको थोड़ा बहुत उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको चाहिए कि उसको फिलअप करें। उसके बाद है जी यूज ऑफ टाइम एंड रिहर्सल, आपको टाइम लिमिट को यूज करना पड़ता है और रिहर्सल भी करनी पड़ती है। यानी अगर आपके पास ऐसा होता है ना कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन के लिए टाइम कंफर्म मतलब वो कर दिया जाता है, मुख्तस कर दिया जाता है कि इतने टाइम में आपने प्रेजेंटेशन खत्म कर देती हैं। लेकिन अगर नहीं भी किया जाता तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कम टाइम में अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से कन्वे करो, और ऐसा नहीं करना बट नॉट एट प्राइस ऑफ एन इनकम्प्लीट प्रेजेंटेशन, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि जल्दी जल्दी में आप वही अपनी प्रेजेंटेशन को ही अधूरा छोड़ दो। ओके, तो आज की हमारी प्रेजेंटेशन भी बहुत लंबी हुई जा रही है। अच्छा जी, पर्सनल अपीयरेंस, आपको पर्सनल अपीयरेंस पर बहुत फोकस करना पड़ता है। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी आपने सेट पेट होके अच्छे ड्रेस अप होके मतलब के बाल शाल बना के जाना चाहिए। योर पर्सनल अपीयरेंस अफेक्ट्स योर क्रेडिबिलिटी, ठीक है, ये आपकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत अपेयर करती है, अफेक्ट अच्छा देती है। पे सिग्निफिकेंट अटेंशन टू पर्सनल ग्रूमिंग, और अपनी पर्सनैलिटी को मतलब थोड़ा बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको अटेंशन देनी पड़ती है। उसके बाद है डिलीवरिंग on oral and oral presentation, ठीक है। A well planned and well structured presentation can almost be ineffective because of the bad presentation delivery। हाँ जी, आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया हुआ है,
आपने वेल स्ट्रक्चर भी किया हुआ है, वेल प्लान्ड भी अपनी प्रेजेंटेशन को किया हुआ है, लेकिन अगर आपको उसको करने का तरीका नहीं आता, आपको किसी को समझाने का तरीका नहीं है, डिलीवर करने का तरीका नहीं है, तो वो आपका किसी भी काम का नहीं है जो स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है या फिर आपने प्लान किया हुआ है। तो उसमें आ जाए फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट इन दिस रिगार्ड। जी, तो यहाँ पे है पॉइज एंड एंथेसिज्म, आई कॉन्टैक्ट, यूज ऑफ वॉइस, यूज ऑफ टाइम। आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। पॉइज एंड एंथेसिज्म बाय वेल प्रिपेयर्ड एंड स्ट्राइव फॉर मसल्स। यहाँ पे हमसे ये बताया हुआ है कि ये नहीं कि फालतू में मतलब आपने बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह से अजीबोगरीब यूज करनी है, ऐसे नहीं। जहाँ पे आपको जरूरत पड़े आप अपने हैंड्स गेस्चर का यूज कर सकते हैं। आप ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि आप एक जगह फ्रोजन हो जाएं, वहां से हिले ना, अपनी पोजीशन ही चेंज ना करें। आपको थोड़ा चल फिर के भी प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। उसके बाद है जी आई कॉन्टैक्ट है। ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन ट्राई टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद मोस्ट इफ पॉसिबल एवरी। हाँ जी, यहाँ पे है आपने हर कोशिश करना है कि आप हर पर्सन की तरफ देखें। ऐसा नहीं कि या तो आप अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ ही देखते रहें या आपने मतलब चार्ट की तरफ ही देखते रहें या फिर बस ऑडियंस के हेड्स की तरफ देखें। ऐसा नहीं है, आपने आई कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है ताकि आप किसी को अच्छे से अंडरस्टैंड करवाना है। और उसके बाद है यूज ऑफ वॉइस। डोंट स्पीक टू सॉफ्टली, टू फास्ट और मम्बल। कुछ इतना भी आहिस्ता से नहीं बोलना कि उन्हें सुनाई न दे, इतना फास्ट नहीं बोलना कि उन्हें कुछ समझ ही ना आए, और मम्बल यानी इतना गड़बड़ाना भी नहीं है कि कुछ समझ में ही ना आए। योर ऑडियंस मस्ट बी एबल टू हेयर व्हाट यू से, अंडरस्टैंड व्हाट यू से। आपकी ऑडियंस को ये भी पता सुनाई भी देना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, और अंडरस्टैंड भी होना चाहिए कि आपने क्या उनको समझाया है। यूज ऑफ पेस, रफ्तार का एक अच्छे से मतलब स्पीड, आप कितनी स्पीड यूज कर रहे हैं। इतनी भी नहीं यूज करनी कि मतलब बहुत जल्दी जल्दी आप चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो और किसी को समझ भी ना आ रही हो, और इतनी स्लोली भी नहीं करनी कि सब बोर हो रहे हो। और उसके साथ है जी मेकिंग अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन। द मटेरियल ऑफ योर प्रेजेंटेशन शुड बी कंसाइज। जब भी आप फॉर्मल प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो उसमें आपका जो वो होता है मटेरियल होता है वो कंसाइज होना चाहिए, यानी क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट एंड टेल एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। टू द पॉइंट होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। उसके बाद है इसमें आपने वॉइस का ख्याल रखना है। हाउ यू से इट इज एज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट यू से, आप क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखना है, ये वही वाली बात आ गई है। उसके बाद है अपीयरेंस यानी ग्रूमिंग वगैरह, आपको अपनी एक अच्छा इंप्रेशन देना होता है। उसके बाद जी प्रिपरेशन आ जाती है। प्रिपरेशन में आपने क्या करना है, प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ टॉक केयरफुली एंड लॉजिकली। आपको लॉजिकली और केयरफुली इसको स्ट्रक्ट करना है। उसमें आ जाता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। आपने देखना, दो चीजों का आपने देखना है कि जब आप रिपोर्ट रिटर्न कर रहे हैं तो आपने देखना है कि उसके ऑब्जेक्टिव यानी उस रिपोर्ट को लिखने के या उसके बारे में बात करने के आपके मकसद क्या हैं और मेन पॉइंट्स क्या हैं। उसके बाद आ जाता है नेवर रीड फ्रॉम अ स्क्रिप्ट। आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि किसी स्क्रिप्ट को देख के मतलब पढ़ रहे हों, यानी ऊपर से देख के उसको पढ़ते जाएं, तो बस ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद आ जाता है जी मेकिंग योर प्रेजेंटेशन। ग्रीट द ऑडियंस, फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड टेल देम हु आर यू। आपने जब भी कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसमें सबसे पहले ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग कहना है, अस्सलाम वालेकुम, जो भी कुछ आप कहते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि उसमें एक अच्छा सा इंट्रो हो जिसमें आप बताएं कि आप कौन हैं, मतलब अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह, अपनी पोजीशन जॉब की, और अपना नेम वगैरह। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो ये था कि एज अ रोल ऑफ थंब अलाउ 2 minutes फॉर ईच जनरल ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी और पावर पॉइंट स्लाइड। आप अपनी पावर पॉइंट स्लाइड में ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी कितने मिनट की दे सकते हैं, 2 मिनट की। ठीक है, और रख सकते हैं 35 mm slides are generally used more springly and stay on the screen longer। 35 mm आपको स्लाइड्स को यूज करना चाहिए, चलाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है डिलीवरी गाइडलाइंस है। डोंट शाउट और विस्पर। आपने ना तो चीखो पुकार करने लग जाना और ना ही इतना हल्का बोलना है। मतलब एक ऑरल कम्युनिकेशन कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, ऑरल प्रेजेंटेशन के लिए विजुअल एड यूज कर सकते हैं। विजुअल एड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द इंटरेस्ट इन अ प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये बहुत अच्छा वे है। हाउएवर दे मस्ट बी रेलिवेंट टू व्हाट यू वांट टू से। लेकिन ये होना चाहिए कि जो आप दिखा रहे हैं वो आप बोल भी रहे हो। ऐसा ना हो कि आप कुछ बोल रहे हो और दिखाई कुछ दे रहा हो। कुछ उन्होंने पॉसिबिलिटीज बताई हैं, ये पॉसिबिलिटीज होती हैं, इनको आप देख लें। ओवरहेड प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंसी, OHA, ये इसका वो है, क्या कहते हैं एब्रीविएशन है, OHPs
सीरीज का ओवरहेड प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंसीज, इसको याद कर लीजिएगा, ऐसी चीजें पूछ लेते होते हैं। और 35 mm स्लाइड्स होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोजेक्शन में पावर पॉइंट एप्लीकेशन सच एज एक्सेल वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो एंड फिल्म होनी चाहिए। नाइ ट्राई टू लिमिट वर्ड्स पर स्लाइड मैक्सिमम 10, आपकी पर स्लाइड की लिमिट 10 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद टिपिकली यूज अ मिनिमम 18 pt टाइम्स न्यू रोमन, इतनी होनी चाहिए, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, वो क्विज़ में पूछ सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, यहाँ जी ये चीज एक थी कि इफ यू कैन रीड द OHP फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर विदाउट प्रोजेक्शन देन इट इज प्रोबेबली ओके। आपको इस तरह से ये पूछ सकता है कि कितने मीटर्स का डिस्टेंस होगा तो वो ओके होता है, तो आप बताएंगे 2 मीटर्स। अवॉइड यूजिंग अ डायग्राम प्रिपेयर्ड फॉर अ टेक्निकल रिपोर्ट, डायग्राम नहीं बनानी क्योंकि वो आपको डिटेल देने में मुश्किल क्रिएट कर सकती है। यूज द कलर आपने यूज करने हैं जो से मर्जी भी कर लें, अवॉइड करना है ऑरेंज से और येलो से। फॉर टेक्स्ट ओनली, टेक्स्ट के लिए व्हाइट और येलो ब्लू पे यूज करना है, ये ज्यादा प्लीजेंट लगता है। टू मच लाइट नियर द स्क्रीन विल, स्क्रीन के करीब ज्यादा लाइट नहीं देनी क्योंकि उससे डिफिकल्टी होती है डिटेल्स देखने में। ऑन द अदर हैंड अ कम्प्लीटली डार्कन रूम कैन मेक द ऑडियंस स्लीप, अगर आप बिल्कुल ही अंधेरा करके बैठ जाएंगे तो फिर भी कोई पता नहीं कोई सो भी जाता है। तो आज का लेक्चर आई थिंक सो ख़त्म हो गया है, तो लेंथी हो गया है, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूं और उसको अंडरस्टैंड करवाऊं। इससे मेरा नहीं ख्याल कि आपको इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपको हैंडआउट्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह इससे ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको, मुझे और हम सबको कामयाब करे। फी अमान अल्लाह।